हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए ईवीएस के प्रश्न के कुछ चुनिंदा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में, ध्यान से समझते चलिएगा, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है आपका सिक्किम राज्य। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है झारखंड भी है, असम भी है, बिहार भी है, तो इनका जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है और इनमें भी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो असम में आपके तीन चार राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें आपका काजीरंगा है, मानस है। तो आपका जो है झारखंड में है, पलामू है, हजारीबाग है, बेतला है। क्लियर। लेकिन सिक्किम में सिर्फ आपका एक ही है जो कि कंचनजंगा नाम से है, और बिहार में आपका वाल्मीकि नाम से है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर प्रश्न देखना है कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल में प्रतिशत के मामले में बात यहाँ कर रहा है, तो सिक्किम आपका सही होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रतिशत के मामले में आपसे बात की जा रही है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्याख्या आपके सामने है, देख लीजिए। सिक्किम राज्य का अधिकतम प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए आपके समक्ष प्रश्न है, देखिए। इसमें सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य क्या कश्मीर में पड़ता है, पेरियार अभ्यारण्य क्या पश्चिम बंगाल में पड़ता है, क्या जंगली गधा अभ्यारण्य जो गुजरात में पड़ता है, या फिर दाचीगाम अभ्यारण्य कर्नाटक में पड़ता है, या फिर केरल में पड़ता है। तो ऑप्शन जो कि आपके 4 ही हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो है उसके उत्तर जो है 5 दिए गए हैं। तो अब आपको चुनना है। तो चलिए, यदि आपको आ रहा हो तो कॉपी पेन में आप नोट कर लीजिए, और हम भी बता रहे हैं तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसमें कौन सा राज्य, किस राज्य में जो है आपका अभ्यारण्य पड़ता है। सेट कर लिया ना अपने दिमाग में। चलिए हम भी बता रहे हैं। बांदीपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। क्लियर। और पेरियार जो कि आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है केरल में। और जंगली गधा कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। और दाचीगाम जो कि आपका कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके सही ऑप्शंस को। इसमें इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बन रहा है। क्लियर। डी ऑप्शन बन रहा है। तो अब देखते हैं इसके मिलान को हम देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए हर बात। देख लीजिए, सही सुमेलित है आपके सामने। बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार आपका केरल में है, जंगली गधा अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और ये आपका कच्छ के रण के क्षेत्र की तरफ पड़ता है, जंगली गधा अभ्यारण्य। और दाचीगाम अभ्यारण्य जो कि आपका कहाँ पर है, तो कश्मीर में है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ, 1 मिनट बड़ा कर ले रहे हैं हम। बस ओके, क्लियर। चलिए अब बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा जोड़ा इसका गलत है। तो बताइएगा फटाफट। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत जोड़ा आपको चुनना है। काजीरंगा आप जानते ही हैं, असम में है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो बना हुआ है, पूछ रहा है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जो कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब आपका होगा
जानते हैं क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसका जो है जोड़ा कौन सा गलत है? तो बिल्कुल सही आपका डी बिल्कुल गलत है। समझ गए ना? तो चलिए इसका सही जोड़ा आपके सामने हम बता दें, इसका सही व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसका आपको बताना है। तो दिया है आपका विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको सूची मिलान करना है। ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 21 मार्च है और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये आपका 22 मई है। विश्व वानिकी दिवस आपका 22 मार्च है। तो आपको बता दें हम, अब आपका जो है प्रश्न देखिए यहाँ पे एक ही किया है, लेकिन यदि अलग अलग बनाता तो ये आपके 4 प्रश्न बनते। अब यूपी टेट की एग्ज़ाम में अब आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न बने। अभी हमने आपसे जो है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपसे बताया, देखिए वहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन अब यूपी टेट में एग्ज़ाम में अब आपके कुछ प्रश्न ऐसे बनेंगे और पूरे 5 भागों में, जैसे आपका हिंदी, संस्कृत और आपका बाल विकास और मैथ्स, ये सब जितने 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्टों में आपको बता दें कि इस तरह की जो सुमेलित वाले प्रश्न किए जा रहे हैं लगभग 6-7 की संख्या में पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए, अब जहां आपकी इसमें 4 प्रश्न बनते वहां पर सिर्फ 1 बन रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी तैयार करिए मैटर बहुत क्लियरिटी के साथ करिए। तो इसका अब आपको सही जवाब बताना होगा। तो अब यहाँ पर आपको देख लीजिए कूट भी दिया गया है, समझ रहे हैं ना? कूट भी दिया गया है। तो पहले इसका हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा किसके साथ सुमेलित हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है कि विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। हमने आपको इसका वीडियो आपके समक्ष हमने रख दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ईवीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर सभी दिवसों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। तो वो एक बार जाके वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो फिलहाल देखते हैं, मिलान करिए। विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका 21 मार्च को है। ओहो माफ़ कीजिए, गलती हो गई। विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका है, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, विश्व वानिकी दिवस ये आपका 21 मार्च को है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को पड़ता है और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को पड़ता है। क्लियर? और आपका जैव विविधता दिवस ये आपका कब पड़ता है? तो 22 मई को पड़ता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये आपका 8 मार्च को पड़ता है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए इसका मिलान करते हैं। 1 मिनट इसको छोटा कर दें एक बार। अब देखिए, सुमेलित करिए आप। देखिए अब जैसे यहाँ पर आपका विश्व जैव विविधता दिवस और विश्व जल दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। अब आपको देखना है कि विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को है। तो ये देखिए आपका एक ऑप्शन यहाँ पर मिला। विश्व जल दिवस ये आपका कब है? तो 22 मार्च को है। क्लियर? बी का आपका चौथा से है। इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और चौथा मिल गया आपको। तीसरा आपका है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये आपका है 8 मई को, यानी तीसरा ऑप्शन मिल गया। और चौथा है आपका विश्व वानिकी दिवस, ये आपका है 21 मार्च को, यानी ये चौथा मतलब दूसरे से मैच कर रहा है। तो यानी इसका आप मतलब हो गया डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 मिनट इसको और हम बड़ा कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित देख लीजिए।
विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को है। विश्व वानिकी दिवस आपका कब है? तो 21 मार्च को है। वानिकी का मतलब होता है यहाँ से वन से मतलब होता है, ठीक ना, फॉरेस्ट, जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिवस से संबंधित प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न अभी हाल ही फिलहाल में पिछली साल 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 3 और 18 में भी पूछा गया था 2। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो दिवस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो 1, 2, 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या 2 भी पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से इसको बताइएगा। इसका ऑप्शन, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने, एल्बर्ट श्वीटिजर ने। तो इसका सही जवाब आपका है एल्बर्ट श्वीटिजर ने दिया था, जो कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश। समझ गए ना? और आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एल्बर्ट श्वीटिजर ने दिया था। अब यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश एल्बर्ट श्वीटिजर ने दिया था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है किंतु अब विलुप्ति के कगार पर खड़ा है? कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्ति के कगार पर स्थित है? तो पहला आपके सामने ऑप्शन है एशियाई चीता, हिमालयी गाय, तीसरा ऑप्शन है आपका गिब्बन और चौथा ऑप्शन है आपका गेंडा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जानवर जो कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका एशियाई चीता, जो कि अब वर्तमान समय में जो है इसकी मात्रा इतनी कम हो गई है कि अब ये जो है विलुप्ति के कगार पर आ चुका है। समझ रहे हैं ना? तो जो है इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं एशियाई चीता के लिए, लेकिन ये जो है फिलहाल विलुप्ति के कगार पर आ चुका है एशियाई चीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए आप, एशियाई चीता भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्ति के कगार पर स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती औरंगा अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि कौन सा अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अब आपको सही जवाब इसका देना होगा। जैसा कि अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि कौन सा नहीं होगा, तो आपका सही जवाब आपका सी ऑप्शन होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये वाराणसी और चंदौली के बॉर्डर पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी में है, जबकि मानस जो कि आपका कहाँ पर है, ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, इसका उत्तर सही है मानस राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या देख लीजिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह असम में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, जबकि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली जनपद में स्थित है। जबकि पार्वती औरंग अभ्यारण्य जो कि गोंडा जनपद में स्थित है। क्लियर? पार्वती औरंग अभ्यारण्य जो कि आपका गोंडा जनपद में स्थित है। क्लियर होगी बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही जवाब आपको देना। तो ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई में है या अहमदाबाद में है या फिर आपका गुवाहाटी में है या फिर आपका नागपुर में है। क्लियर? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये प्रश्न आपका 2018 या 17 के यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आपका प्रश्न यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसका सही जवाब होगा आपका नागपुर में है। क्लियर? जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब है, नागपुर। क्लियर? व्याख्या है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पर है? मुंबई में है, पटना में है, जयपुर में है या फिर देहरादून में है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है, जो कि आपका उत्तराखंड की राजधानी भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल इसका व्याख्या देख लीजिए आप। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और यह देहरादून में स्थित है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न आपके समाप्त हो गए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपको बता दें कि आज का जो हमने सेशन आपके समक्ष रखा था, यहाँ से आपके 5 प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 5 प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही ध्यान से, जो हम आपको ईवीएस का सेशन आपके समक्ष रख रहे हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। और फिर मिलते हैं अगले भाग में। अगले कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। अब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।